दोस्तों, आपका स्वागत है और एक तड़कते भड़कते लेक्चर पे, जहां अपन डीप डाइव करते हैं इन द यूनिवर्स ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मल्टीवर्स हो गया, या पॉलिटिक्स का ब्लैक होल हो गया, या अपने पॉलिटिक्स का पैरल यूनिवर्स हो गया। अपन अपने पॉलिटिक्स के यूनिवर्स को ऐसे खोजते हैं, ऐसे एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे उसके कंसेप्ट समझते हैं कि अपने दिमाग में वो छप जाते हैं, ताकि अपन एग्जाम एकदम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके। तो ऐसे ही अपने इस पॉलिटिकल लेक्चर में, ऐसे ही अपने पॉलिटिकल सीरीज में आज अपना एक लेक्चर शुरू करते हैं, जिसका नाम है साइलेंट फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन खाली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है भाई। ये कभी चुनावी मुद्दा बन जाता है, तो कभी इसके ऊपर इतनी बहस होती है कि इसको बदल ही दिया जाए। कभी इसके ऊपर ऐसी डिस्कशन होती है कि इसकी सुंदरता, कितना सुंदर है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, सारे लोगों को संभाल लेता है। तो जैसा कि अपन ने पुराने लेक्चर्स में देखा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी मेकिंग कैसे शुरू हुई थी, वो अपन ने देख लिया। पर इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि एक्चुअली इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। यानी आगे के कंसेप्ट तो अपन आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट आज ब्रीफ में देखेंगे कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या है इसकी। यानी जब भी अपन कभी बात करते हैं ना कि अमिताभ बच्चन में ऐसा क्या, इरफान खान में ऐसा क्या था, तो अपन कुछ सर्टेन पॉइंट्स बताते हैं कि ये उसके मेन यानी पॉइंट्स थे जिसके बलबूते पे वो इतने महान थे। तो आज अपन यही डिस्कस करेंगे भाई कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसकी महानता क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, सर्टेन पॉइंट जिसको इतना महान बनाते हैं, इतना सुंदर बनाता है, जितना उसको इसमें लूप होल्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्यों, तो वो आज अपन देखेंगे। तो ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना जो भारत का संविधान है ना, ये जो अपना संविधान है, ये ठीक है, प्रियम्बल है वैसे ये। अरे यार, वैसे तो ये प्रियम्बल है, बट स्टिल, तो ये जो अपना है, लेट मी पुट इट देयर, ठीक है। तो ये जो अपना संविधान है, ये ना भाई लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखने वाली बात ये इसमें यही है भाई, दिस इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अबे आपको सवाल आने को ना भाई, रिटर्न तो रहेगा ही ना, नहीं। दुनिया में ऐसे कई देश है गाइस जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, ट्रेडिशन पे चलता है, प्रथास। ये ट्रेडिशन ना बहुत पोलराइजिंग चीज़ है भाई। जो चीज़ें ट्रेडिशन की वजह से चलती है ना, वहाँ पे ना थोड़ा मामला गड़बड़ा रहता है, या एकदम फ्लेक्सिबल भी रहता है। लोग ना ट्रेडिशन की वजह से एकदम रिलैक्स होकर भी चलते हैं। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें नुआंसेस आती है कि कौन सी ट्रेडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, पर यहाँ पे अपनी बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंग्लैंड में ना भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, प्रथा पे चलता है, ओनली ट्रेडिशंस कि ये ऐसा ऐसा होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी रहेंगी, यानी उसको सार्वभौमता, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, ये उनकी ट्रेडिशन है। वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, उनमें ना कोऑर्डिनेशन रहेगा या सेपरेशन रहेगा, जो भी उनकी चीज़ें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट उनके पार्लियामेंट का, या कोई बिल ऐसा पास होगा यानी सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनकी प्रथा से चलती है। उसी तरह इजराइल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया भाई, बहुत सुंदर देश है न्यूजीलैंड, वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री। कनाडा हो गया, सऊदी अरेबिया, अभी वहाँ का तो मोहम्मद बिन सलमान की कृपा से चलता है सारा काम, बट स्टिल बात यह कि इन सारे देशों में ना भाई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ओरल सब ट्रेडिशन पे चल रहा है। एंड एन कॉन्ट्ररी, जैसा अमेरिका, इंडिया, इवन पाकिस्तान, वहाँ पे ना भाई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है एवरी आर्टिकल। तो आर्टिकल के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती है। पार्लियामेंट कैसा काम करेगा, पार्लियामेंट में क्या काम होगा, पार्लियामेंट कौन से डिसीजंस देगा, ये सारी चीज़ें ये ना भाई होती है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन इट इज द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्यों भाई इतना लंबा और बड़ा क्यों है? तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जब ये ओरिजिनली बनाया गया था ना भाई, ओरिजिनली जब सबसे पहले बनाया गया था,
तो उसमें थे 395 आर्टिकल्स, बराबर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। पर आज के दिनों में यानी जितना मैंने अभी गूगल फ्रॉम द मेरा सोर्स गूगल है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सर्च किया गवर्नमेंट के साइट पे, पर मेरे को प्रॉपर वहाँ पे दिखा नहीं गाइस। यानी नीचे अपेंडिक्स आ गए, फिर उसके ऊपर शेड्यूल्स थे, तो उसमें शेड्यूल्स का जो आखिरी शेड्यूल था 12, उस पर 238A लिखा हुआ था। भाई बोला थोड़ा अपने को समझा नहीं, जो है वो है ओरिजिनली, पता नहीं कौन है ना भाई, मेरे में भी कुछ मेरे को समझ में नहीं आऊँगा। तो आज करंटली अकॉर्डिंग टू द गूगल, ठीक है, 448 आर्टिकल्स है, क्योंकि अमेंडमेंट्स हुए तो ये आर्टिकल्स भी बढ़े। 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल्स, ठीक है। तो आज की स्थिति ये है, पहले इतना था, इतने सारे आर्टिकल्स थे, इतने सारे पार्ट्स थे, इतने सारे शेड्यूल्स थे, पर आज के दिनों में भाई 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स, इतना सारा कार्यक्रम अपना बढ़ चुका है। बट कभी आपने सोचा यार कि ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इतना बड़ा क्यों है, इतने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड क्यों हुई है? उसका भी कुछ रीज़न होगा ना भाई। तो उसका रीज़न क्या पता है आपको? सबसे पहला रीज़न है भाई अपनी जियोग्राफी। कहा है अपने भारत देश बहुत बड़ा है ना दोस्तों, तो अपनी ज्योग्राफी की वजह से भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा होगा ना, हर एक के लिए अलग अलग है। यानी फेडरल सिस्टम है यहाँ पे, यानी स्टेट का सेंटर का, तो स्टेट का सेंटर का भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, बट स्टिल इतना बड़ा होने की वजह से थोड़ा अलग अलग कुछ प्रावधान डालने पड़ते हैं फॉर द ट्राइबल एरियाज। जो भी जितने भी चीज़ें और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हुई जाती है, तो अपने को बड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो दूसरा है भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो अपन ने जब अपना बनाया तो ऐसा तो कुछ नहीं कि नया इन्वेंट ही कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। अपन ने भी कहा से, यानी अपने ही हिस्ट्री से सोर्स हो गई, इंस्पिरेशन हो गई, कुछ चीज़ें लिए। तो 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो मैंने आपको पहले पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बना था, जिसमें फेडरल बैंक के लिए फेडरल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान दिए गए थे, ये सारी चीज़ें थी उसमें, बायकैमरलिज्म, डायरेक्ट एंड वॉट नॉट। तो वहाँ से ना अपन ने बहुत सारी चीज़ें ली है, तो वो एज ए इटसेल्फ खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बल्कि तभी वहाँ से अपन ने इंस्पिरेशन लेके वहाँ से कुछ चीज़ें ली है, तो ये भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लंबा बनना ही था, बराबर है ना भाई। अब तीसरा रीज़न है, तीसरा रीज़न क्या था? अब तीसरा रीज़न है, इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है, यानी सेंटर, ठीक है, यानी दिल्ली और अपना महाराष्ट्र, यानी मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं अपना महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, तो ये स्टेट और सेंटर के एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी अमेरिका में क्या होता है पता है? अमेरिका में अगर कैलिफोर्निया है और उनका जो वॉशिंगटन डीसी है, तो उनका अलग कार्यक्रम है और कैलिफोर्निया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी वहाँ पे अपने स्टेट, हर एक स्टेट का कुछ अलग अलग रूल्स है। अपन हरदम मूवीज़ में देखते हैं कि यहाँ से चोर अगर यानी छुप के उसने प्रिजन ब्रेक किया होगा तो वहाँ पे उसको पकड़ नहीं सकते, वहाँ का थोड़ा जुडिशरी अलग है, ये वो ऐसी चीज़ें। तो इंडिया में वैसा नहीं है, पूरे देश के लिए एक सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर है। यानी जब बात सेंटर पे आती है तो वो पूरे स्टेट को अपने अंदर ले लेती है, कंज्यूम कर लेती है। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही काम चलेगा, आप होंगे स्टेट पर हमारे सेंटर के हिसाब से ही चीज़ें चलेगी। तो ये होता है भाई लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो, यानी क्यों है तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। अब चौथा जो रीजन है वो क्या रीजन है पता है आपको? जितने भी लोग थे ना
फ्रॉम बी.एन. राव टू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू सरदार पटेल, ये जितने भी, इवन द गांधी और जिन्ना एंड एवरीवन, ये ना भाई बहुत सारे लोग थे लॉयर्स, बैरिस्टर्स। तो ये न लोग थे टेक्निकल, इनकी लैंग्वेज भी थी टेक्निकल। तो इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द घुसाड़ के ऐसा ऐसा लंबा लिख दिया कि आपको क्या ही बताए। इन लोगों के वजह से भी ना भाई अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी लंबा और कॉम्प्लेक्स बना है। सिंपल चीज़ें लिखी नहीं इन्होंने। तो जागन्स जो होते हैं ना भाई, जो टर्मिनोलॉजी होती है, एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की ना एक खुद का लिटरेचर होता है, ठीक है। अगर मेडिकल फील्ड है तो उनका एक सर्टन लिटरेचर होगा। अभी आर्ट्स है, अगर फिलोसॉफी है या साइकोलॉजी, उनका एक सर्टन लहजे में चीज़ें होती है। तो उसी ही तरह ये जो लॉ है, ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई, तो इसकी भी एक सर्टन कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। वो अपने एक वे से, एक में ढंग से उसका लिटरेचर तैयार होता है। और ये जो लॉयर्स लोग जो होते हैं ना, यानी ये जो लॉ वाले जो बंदे होते हैं, वो अपने ही ढंग में उसको ढाल के लिखते हैं, अपना ही रंग उसमें डालते हैं। तो उसके वजह से भी ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा लंबा बन गया। ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया भाई अपना लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अपना पहला साइलेंट फीचर है। तो अभी अपन देखते हैं कि दूसरा क्या है, क्योंकि पहला हो गया। अभी लेम जो का ऐसा मत बोलो गाइस यार ठीक है, जल्दी मैंने सोच रहा हूँ कि जैसे ही कुछ ऑडियंस अपना बढ़ता है तो लाइव लेक्चर शुरू किया जाए। तो आप प्लीज़ आज सब्सक्राइब करो यार गाइस, खाली आके वीडियो मत देखो, आप सब्सक्राइब करो, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है यार, इसकी इंक क्यों ख़त्म हो गई? कल मैं भूल गया था कि इसका ना कैप बंद करने का, तो भाई ये सूख गया यार। ठीक है, अब ब्लैक से ट्राई करते हैं। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो ओ या ये अच्छा लग रहा है। ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। अभी काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है कि भाई अपने जो पूर्वज, जो एंसेस्टर्स इतने ग्रेट थे, पर इन्हें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कुछ नहीं लिखा, यहाँ वहाँ गए और वहाँ से उठा लिया। भाई ये क्या बात हुई यार? अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी अपने को नॉर्मल ट्रेन बनाना है। अब नॉर्मल ट्रेन बनाना है तो उसको तो पहिए रहेंगे, बोगे रहेंगे, एक सर्टन ढांचा तो है नहीं उसका, तो उसको छोड़ के और क्या ही बनाओगे? अभी कॉन्स्टिट्यूशन है तो कुछ नॉर्मल ढांचा तो रहेगा, लोगों के लिए बनाना है ना भाई। एलियंस तो आए नहीं है, तो एलियंस भी अगर आए तो कुछ हक की बातें रहेंगी, कुछ उनके लिए प्रावधान रहेंगे, स्टेट की बातें रहेंगी। ऐसा एकदम क्या इन्वेंट कर लेंगे गाइज? और भाई अपन 1947 में जब अपने को आज़ादी मिली तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दुनिया तो चल ही रही थी, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो वहाँ से कुछ चीज़ें इंस्पायर होके लेना, उसमें गलत क्या ही है? हाँ, गलत क्या हो सकता था? अगर अपन ने वहाँ की चीज़ें वैसे की वैसे ही ले ली और यहाँ पे चिपका दी तो फिर गलत बात है, पर वैसा तो हुआ नहीं। बी.एन. राव भाई साहब, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ही इज़ द पायनियर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने पहला रफ ड्राफ्ट बनाया था, वो ना पूरा दुनिया भर में घूमते हैं, मीन्स प्रोमिनेंट कंट्रीज़ में, और वहाँ से चीज़ें लेके आते हैं अपने भारत देश में, और वो इंडियन वे में उसको ढालते हैं। भाई इंडिया की सोसाइटी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के रिलीजियस अफेयर्स टू द नेक्स्ट लेवल्स है, लैंग्वेजेस इतने सारे हैं, तो एक इंडियन वे में उन चीज़ों को ढालना और फिर उसका ड्राफ्ट बना के उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू, बहुत बड़ी बात है भाई। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसके ऊपर जो अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाया और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, और सॉरी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को समझाया, पूरे लोगों को बताया, ठीक है, कि इसका इम्पोर्टेंस ये, अभी ये चीज़ें अगर हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका से ना अपन ने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, वहाँ से चीज़ें लिया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा कि ये चीज़ें अगर अपन ने वहाँ से ली और इंडिया को अगर ये चीज़ें अपनाना थी, क्यों अपनाना है, क्यों फंडामेंटल राइट्स होना, क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होना है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया से लेके एक इंडियन वे में ढालना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है।
तो ये किया था भाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, पुराने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में समझा। ठीक है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है एन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे अपने लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो वो लेके इंडियन वे में उसको भी इंक्लूड किया। ठीक है, उसको बराबर मोल्ड किया। तो ये ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज लिया होगा भाई, पर इंडियन वे में उसको मोल्ड किया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ये है भाई अपना दूसरा फीचर। ठीक है, अभी अपन देखेंगे भाई तीसरा फीचर। अपना तीसरा फीचर है भाई कि अपना फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है भाई रूल्स, जो आर्टिकल्स है वो क्यों बनाए गए, एक सर्टन रूल्स है भाई, सर्टन सेट ऑफ रूल्स है जो अपने को गवर्न करते हैं, अपने ऊपर रूल करते हैं। तो ये जो रूल्स है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार बनाए तो वैसे कि वैसे ही रहेगा, बराबर। उसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत होती है विद द कोर्स ऑफ टाइम। तो अगर विद द कोर्स ऑफ टाइम अपने को अगर चेंज करना है तो उसके लिए भी प्रोसेस लगेगी। तो वो प्रोसेस ना भाई फ्लेक्सिबल रहने को ना रिजिड रहने को होना। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका USA, एकदम बहुत ही रिजिड है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड, खतरनाक। ठीक है, और यूके का जो यूके अपना इंग्लैंड का जो है वो एकदम ही फ्लेक्सिबल है। दिस इज रिजिड, दिस इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, बट इंडिया, भारत देश, हाँ भारत, तो भारत जो है ना भाई, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स अपन सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको ना भाई कौन सी मेजोरिटी लगती है, वो स्पेशल मेजोरिटी, जिसको भाई स्पेशल मेजोरिटी लगती है। अभी सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी कहती है, उसके ऊपर तो वो अलग लेक्चर ही बनेगा, अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि वो अपने को एकदम डीप में जाके नंबर्स देके ऐसा समझाना है मेरे को कि आपको भाई सवाल ही नहीं आने को ना कि सिंपल स्पेशल क्या होता है। ठीक है, टेंशन नहीं होना अपने को। तो इंडिया में भाई ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसके वजह से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी बनता है और रिजिड भी बनता है। तो ये है भाई अपनी ब्यूटी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, दोनों चीज़ें फुल बैलेंस का, बराबर है। बैलेंस काम तो होना ना भाई, बैलेंस के सिवा कैसे होगा, बराबर है। अभी बैलेंस की बातें आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशन एट द एंड ऑफ द डे किसके लिए? अपने लिए। अगर अपने लिए है तो अपने को हक भी होना, तो अपने को हक दिए ना भाई साहब। अपने हक क्या है? अपने हक है भाई फंडामेंटल राइट्स। अभी फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर तो भाई 2-3 लेक्चर बनेंगे। आई एम नॉट मिल्किंग द फंडामेंटल राइट्स, पर भाई वीडियोस तो बनेगा ना उस पर, क्योंकि वो डिप में जाने को हो ना, क्योंकि उसके ऊपर यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मेंस में तो ऐसा पूछते भाई, अनलेस एंड अनटिल अपने को फंडामेंटल राइट्स एकदम एकदम डीप, बाहर से अंदर से बाहर से पता नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तो खतरनाक काम होगा अपना। तो फंडामेंटल राइट्स ना भाई, राइट टू इक्वेलिटी फ्रॉम 14 to 18, बराबर, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम 18 to 22, रिलीजन्स वाले फ्रॉम 25 to 28। तो ये सारे जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंक्लूड किए गए भाई, क्यों? फॉर द सेक ऑफ जनता, ताकि अगर जनता को कुछ लगे कि मेरे को स्टेट के प्रति ये ऐसा अगर सद्भावना है तो ठीक है, पर अगर मेरे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कोर्ट में जाके पार्लियामेंट में मेरे को चीज़ें बोलने को होना कि मेरे के साथ बराबर नहीं हो रहा, मेरा जो जीने का हक है उसके ऊपर ना भाई आपके बहुत सारे इंटरफेरेंस हो रहे, यानी बहुत सारे आपके प्रबंध आ रहे, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे। सो आई नीड टू फाइंड सम काइंड ऑफ, मेरे को एक कुछ प्रावधान होना मेरे खुद के लिए कि मेरे को आराम से जीने को होना। तो ये हो गया भाई फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की सुविधा दी गई फॉर द सेक ऑफ पीपल कि मेरे को ऐसी लाइफ जीना है कि मेरे को जैसा जीने को होना भाई ज़िंदगी में वैसा मैं जी सकूँ,
इसके लिए फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए गए अपने इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी फंडामेंटल राइट्स है, हाँ, तो इसके लिए अपन कोर्ट में भी जा सकते हैं और ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर फॉर द सेक ऑफ गवर्नेंस, फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज़ इंक्लूड की भाई, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए भाई अपन ने आयरलैंड से। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, देखो पहली बात यानी फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चीज़ें ना ऐसे इंक्लूड किए अपन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल कि जो अपने लेबर्स है उनके लिए प्रॉपर प्रावधान रहने को होना। अभी सबको यानी वो गो हत्या जो है यानी काउ स्लॉटर वो बैन करने को ना, वो तो सबको ही पता रहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। लेबर्स के लिए हुआ, माइनॉरिटी के लिए कुछ यानी ट्राइबल्स लोगों के लिए कुछ वेलफेयर हो गए। अब ये सारी चीज़ें क्या पता है क्या आपको, जो अपनी सोशल वेलफेयर यानी जो सोसाइटी का यानी पूरे समाज का जो अपने को उच्चाटन करना है, उसको जो ऊपर लेके जाना है, तो सारी चीज़ों को साथ में लेके एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, इस एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना जो एक ढांचा होता है उसमें प्रॉपर डाल के अगर पूरे समाज को अपने को ऊपर लेके जाना है तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें करने को होना। तो गवर्नमेंट को कौन सी चीज़ें करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होने को होना, कैसा यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करने को होना, ये सारी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाली है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ अ नॉवेल फीचर और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत देश के लिए। दो इसके लिए अपन भाई कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए अगर वो अप्लाई नहीं हो तो अपन कोर्ट में नहीं जा सकते, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नेंस कि अगर इस चीज़ों को पूरे यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे फेमस कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अभी ये हो गए भाई, इसके लिए नहीं लगा तो कोर्ट में नहीं जा सकते, अपना फंडामेंटल राइट नहीं है, बट स्टिल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है तो भारत देश के लिए अच्छा होगा। ऐसा अच्छा होगा नहीं होगा वो पॉलिटिकल बातें अपन बाद में करेंगे गाइस, मैं बता रहा हूँ खाली। तो वो इंक्लूड किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बराबर है, फॉर द सेक ऑफ और फॉर द सेक ऑफ होल सोसाइटी। तो ये सारी जो प्रावधान दिए गए फीचर्स वो है भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लगाओ, अच्छा गवर्नेंस करो, एडमिनिस्ट्रेशन करो, ऐसा बोलना है उन लोगों का, ठीक है। अब है भाई इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। यार जुडिशरी के पहले और एक पॉइंट था यार, मैं भूल गया, रुको एक मिनट, ठीक है ये भी चल जाएगा। तो अपना जो कोर्ट सिस्टम है ना, सबसे ऊपर है भाई सुप्रीम कोर्ट, बराबर, फिर है स्टेट्स में हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो हर एक स्टेट को अपना अपना खुद का हाई कोर्ट तो है और वो खुद के हिसाब से पूरे केसेस देखते तो है। पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई यानी अपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही हो गया, बराबर, या आपको ऐसे लगता है कि मेरे को न्याय, मेरे को हक नहीं मिला, तो आप हाई कोर्ट से बस सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई हाई कोर्ट में नहीं मिला तो काम ही खत्म। तो ये ना अपनी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इधर नहीं मिला तो इधर, इधर नहीं मिला तो इधर, तो ये ना पूरे सिस्टम अपनी इंटीग्रेटेड है यानी इंटरलिंक्ड है। ये वाली फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, बराबर है। यू कैन डायरेक्टली जम्प टू द सुप्रीम कोर्ट, ये भी प्रावधान है भाई, इसको भी मैं एस लगा रहा हूँ, प्लूरल कर रहा हूँ मराठी हिंदी को। तो इससे फ़ायदा क्या होता है पता है, जस्टिस मिलने के लिए ना या अपना हक मांगने के लिए काफ़ी स्मूथ प्रोसेस हो जाती है। दो इट इज़ ओनली ऑन द पेपर, या अभी हक मिलना कितना कठिन है और जस्टिस मिलना कितना कठिन है अपने को पता है, वो सिस्टम फ्लॉड हो गई, पर ऑन द पेपर दिस इज़ वेरी ऑसम थिंग। भाई यूएसए में जो है ना भाई काफ़ी टफ सिचुएशन है, वहाँ का हर स्टेट का अलग अलग जुडिशियल कार्यक्रम है, बराबर है।
तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। पर इधर जो है एकदम खतरनाक सिस्टम है, एकदम स्मूथ, एकदम फ्लेक्सिबल, बैलेंस। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई, इसमें बैलेंस करने की बहुत सारी कोशिश की है। इसका मैंने आपको और एग्जांपल देता हूँ। अपना जो और एक ये फीचर है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, पार्लियामेंट्री। अभी इसके अपोजिट में होता है भाई, अपोजिट का सिंबल जान दो, इसका अपोजिट में होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है अपना, लेजिस्लेटिव्स जो है अपने, एंड एग्जीक्यूटिव्स जो है, क्या फर्क है भाई इन दोनों में? बताने क्या फर्क है? ये होता है पार्लियामेंट, ये होता है पार्लियामेंट जहाँ पे अपन लॉज बनाते हैं, जहाँ पे बिल्स आते हैं पहले, ठीक है, फिर लॉज बनते हैं। ये जो बिल्स लॉज बनाने का जो पूरा विषय है, ये है पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो करता है, यानी बिल्स लाना, लॉज लाना, उसके ऊपर काम करना, तो ये है भाई अपना कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये है एग्जीक्यूटिव, यानी जिसको एग्जीक्यूट करती है चीजें। तो इन दोनों के बीच में ना भाई, ये जो दोनों बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में है भाई कोऑपरेशन। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना कोऑपरेशन होता है लेजिस्लेटिव्स और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, बराबर है। वेयर एज इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये जो दोनों ऑर्गन्स है ना, ये होते भाई अरे भाई ये तो इसमें लिखने को नहीं, ये होते सेपरेटेड, ठीक है, ये होते हैं सेपरेटेड, अलग अलग। ये जो दोनों ऑर्गन्स है ना, इसमें सेपरेशन होता है, अलग अलग सिस्टम चलती है। तो ये जो है ना भाई, दिस इज द वेस्टमिनिस्टर फॉर्म, यानी वेस्टमिनिस्टर यानी अपने लिए इसको इंग्लैंड से, ठीक है। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज इन यूएसए। मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे दूसरे चैनल पे, शारंग एक्सप्लेन्स पे, कि भाई यूएसए का कैसा कार्यक्रम चलता है, यूएसए में वोटिंग कैसा होता है, यूएसए में इलेक्शन कैसा होता है, आप लोग देख सकते हो और शारंग एक्सप्लेन्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये है भाई, तो ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन होता है दोनों ऑर्गन्स का, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनमें दोनों में कोऑपरेशन होता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो ये है अपना एक फीचर, बराबर है। ऐसी सारी चीजें चलती है। अभी ट्रम्प साहब आए भाई वहां पे, तो ट्रम्प बने प्रेसिडेंट और काफी आतंक मचा रहे वो, बराबर, भारतीय लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द इंडिया, उनको ना वाइड वो डिपोर्ट कर रहे। तो मेरे को तो कभी कभी लगता है भाई, इलीगली अगर गए हैं तो उनको तो वापस ही भेजने को होना, वो इलीगल क्यों रखेंगे? अपने भी भारत देश में कोई इलीगली आया है, ठीक है, विदाउट आस्किंग अस, तो उसको भी अपने को क्यों रखने का, भेजो वापस। देखो भाई, ह्यूमैनिटेरियन कॉज एंड एवरीथिंग वो सब ठीक है भाई। अपन ने 1917 के बाद जब बांग्लादेश बना तो बहुत सारे बांग्लादेशीज को लिया, पर होता क्या है ना भाई, जो भी एक सर्टेन एरिया होता है उसका सर्टेन डेमोग्राफी होती है, तो अगर वो चेंज हो जाती है तो वहाँ पे जो इलेक्शंस लड़े जाते हैं ना, उसका पूरा ढांचा ही, उसका पूरा, यानी वहाँ का जो फॉर्मेशन है, ऑन व्हाट बेसिस द इलेक्शंस विल गेट फाइट, वही पूरा चेंज हो जाता है। तो वो नहीं होने को होना ना, एक हर एक टोपोग्राफी की सर्टेन कल्चरल हिस्टोरिकल लिंकेजेस होते हैं, उस हिसाब से चीज़ें चलती है, वो वैसे ही चलने को होना। और उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो वो ग्रेजुअल होने को होना। एकदम ड्रास्टिक चेंजेस सडन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इमिग्रेंट्स होता है तो फिर वो तो बहुत गलत बात है ना भाई, फिर डेमोक्रेसी का आएगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है, तो वो चीज़ें ना भाई होने को नहीं होना। तो ये अपना भारत देश, ये अपना महान भारत देश, सबसे इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर,
ये है भाई सेक्युलर कंट्री। अभी 1942 के एक्ट के तहत, ठीक है, क्या बोल रहा मैं, 1942 के एक्ट के तहत नहीं, सॉरी, अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट, सेक्युलर शब्द जो है ना भाई इसमें डाला गया। अभी ये जो सेक्युलरिज्म है ये आप समझ लो, पूरे दुनिया में, बहुत सॉरी, इन यूरोप, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जो रिलीजन है ना ये है उनके घर में। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे ऐसी प्रथा चलती है कि भाई वो जो तुम्हारा धर्म है ना वो तुम्हारी निजी मामला है, वो तुम्हारा पर्सनल चीज़ है, वो तुम तुम्हारे घर में रखो। बट अपने देश में ना भाई हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ मैं, एवरी रिलीजन, ये है भाई ऑन द रोड, रास्ते पे है। फ्रॉम आवर रिचुअल्स टू फ्रॉम आवर प्रोसेशंस, फ्रॉम आवर सेरेमनीज, जो भी अपनी चीज़ें रहेंगी वो अपन पब्लिकली ऑन द रोड सेलिब्रेट करेंगे। एवरीथिंग इज ऑन द रोड। शादी हो, ठीक है, अपनी शादी हो, अपने रिलीजियस अफेयर्स हो, या अपनी डेथ प्रोसेशन हो, जो भी हो अपनी, ठीक है, अपनी मैयत भी हो भाई, एवरीथिंग इज ऑन द रोड। भारत देश का ये बहुत ही अलग एस्पेक्ट है भाई, सब चीज़ें रास्तों पे अपने। तो अपना जब रिलीजन पब्लिकली है भाई, तो अपने जो पाथ फॉलो किया है रिलीजन्स को लेके, वो अपने सेक्युलर, यानी हर रिलीजन को अपन एक तो प्रोपागेट करेंगे ही नहीं, और अगर प्रोपागेट कर रहे होंगे तो फिर इक्वल में बैलेंसली करेंगे। कोई भी रिलीजन को अपन ने भाई ऐसा अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करके ट्रीट नहीं करेंगे। वी विल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। सो दिस इज वेरी यूनिक थिंग अबाउट इंडिया। अब रिलीजन के ऊपर स्टेट को कैसा कराने को ना, स्टेट ने कैसे जाने को ना, कौन से लूप होल्स होते हैं, कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है या भी नहीं होता, या पॉलिटिकल एजेंडा ही होता है, ये सारी चीज़ें तो अपन बहुत सारे डेप्थ में जाके देखेंगे आगे इन द फंडामेंटल राइट से। क्योंकि फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है अपना फ्रॉम 24 to 28, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें अपने को बात करना है, क्योंकि सब क्लॉसेस में असली खेल होता है। आर्टिकल 25 रहेगा, पर 25 के अंदर ए बी जो रहेगा ना भाई, उसमें असली माल होता है, वहाँ पे तो पूरा गेम खेला जाता है। वो अपन एकदम डीप में जाके देखेंगे भाई कि किसको एड मिलता है, किसको एड नहीं मिलता, किसको पैसा कैसा जाता है, यहाँ पे है तो यहाँ पे क्यों नहीं, तो इसको है तो उसका मंदिर या मस्जिद कैसा है, चर्च कैसा। तो अपना देश है भाई भारत देश सेक्युलर, और ये है अपना साइलेंट फ्यूचर, ठीक है। इस भारत देश में ना भाई सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप इज ए खुद में एक बहुत बड़ा विषय है कि क्यों रहती है, काय को रहती है, क्यों नहीं रहती है, किसको मिलती है। पर यहाँ पे है सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप के आप ये समझ लो कि इंडिया में जो फेडरल सिस्टम यानी सेंटर और स्टेट का, यानी दिल्ली का सेंटर और महाराष्ट्र स्टेट, तो अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है भाई यहाँ पे, बराबर है। और उसी तरह कि अगर आपको दूसरे कंट्री का सिटीजन बनना है तो भारत देश का सिटीजनशिप आपको छोड़ना पड़ेगा। नो डुअल सिटीजनशिप कि आप यूएसए का भी लोगे और इंडिया का भी लोगे, ना, वो नहीं होता है इधर। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे है कि भाई डुअल सिटीजनशिप पे चलता है, पर इंडिया में चलता है, इंडिया में होता है भाई सिंगल सिटीजनशिप, बराबर है। सो इन दिस कंटेंट मेकिंग प्रोसेस ना भाई सबसे बड़ा बात होता है ये टेक्निकल एस्पेक्ट का, जहाँ पे मेरे मोबाइल की स्पेस ही ख़त्म हो गई। तो उसके वजह से भाई जो मैंने आगे के जो 3 फीचर्स बताए ना भाई, वो शूट ही नहीं हुए। सेक्युलरिज्म पे जो अपना शुरू था भाई, सेक्युलर कंट्री जो अपना फीचर था, वहाँ पे कट हो गया। क्या यार, ठीक है भाई, फिर से बात ये है कि एक अपना प्रोविजन है भाई, इमरजेंसी प्रोविजंस, क्योंकि 3 इमरजेंसी है। एक नेशनल इमरजेंसी, जो कंगना रनौत वाला जो मूवी आया इंदिरा गांधी के ऊपर, वो जो इमरजेंसी थी वो नेशनल इमरजेंसी थी। जब देश में कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती है कि सरकार को, यानी वो जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको लगता है कि भाई पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आने को होना, क्योंकि चीज़ें अभी अपने हाथ के बाहर हो चुकी है, तब लगती है नेशनल इमरजेंसी। क्यों, कैसे, क्यों, कहाँ पे, कैसे और किस चीज़ों की वजह से लगती है, वो अपन आगे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप विषय है, ठीक है।
फिर होती है स्टेट इमरजेंसी और होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वो सारी जो प्रोविजंस है कि क्योंकि देखो भाई, जब बातें बिगड़ेगी ना तो सेंटर को पूरी चीज़ें अपने हाथ में लेने पड़ेगी, अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। तब स्टेट के वो जो बाकी के जो पावर्स है ना, लोगों के फंडामेंटल राइट्स, वो सब बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका प्रावधान किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जब चीज़ें हाथ के बाहर जाती है तो चीज़ें अपने को अपने हाथ में लेना पड़ता है। अगर किसी का वेट बढ़ गया तो चीज़ें हाथ में लो, कोई अपने को बहुत दिमाग खराब कर चीज़ें अपने हाथ में लो। तो उसी तरह अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है कि चीज़ें हाथ के बाहर गई तो चीज़ें अपने हाथ में लो। वो है भाई इमरजेंसी प्रोविजन, बराबर। फिर है भाई अपने भारत देश में क्या है, अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज, जैसे ही कोई छोरा या छोरी 18 के ऊपर होती है तो उसकी शादी करने की बात नहीं कर रहा मैं। छोरा या छोरी 18 के ऊपर है तो भाई उसने वोटिंग करने को होना। जब वो वोटिंग करेगा तभी तो डेमोक्रेसी का असली वो लुफ्त उठाएगा, बराबर है ना। इलेक्शन में खाली 5 साल में एक बार हो रहा था, भाई आप वोटिंग करो। खाली 60% लोग वोट करते हैं यहाँ पे। 60% हो गया नहीं, ओ भाई 60% हो गया। 80% तो होने के होना। मेरे को तो लगता है भाई कि वोटिंग कंपलसरी करने को होना। इसके ऊपर अपन बात करेंगे। मेरे को क्या लगता है पता है क्या, दिस लेक्चर शुड बी ना म्यूचुअल। आप भी लोग कमेंट करके बता, अपन ने भाई और नहीं देखो, सब्सक्राइब करो गाइस। अपन ने भाई ये लाइव करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो 18 के ऊपर, जैसे 18+ हो गया उसको वोट करने का अधिकार आ जाता है, बराबर। अभी वोटिंग बहुत सारा होने को होना। सबसे ज़्यादा वोटिंग पता है आपको कहाँ पे होता है? वो होता है भाई ग्राम पंचायत में, इन ग्राम पंचायत इलेक्शंस। और यहाँ पे अपना तीसरा फीचर आता है, तीसरा बोल देंगे सॉरी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर आता है 3 टायर सिस्टम वाली गवर्नमेंट, ठीक है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना यहाँ पे 3 टायर सिस्टम है। तो ये जो अपनी तीसरी सिस्टम जो है ना भाई, तीसरा जो अपना गवर्नमेंट का जो एक पार्ट है वो है भाई ग्राम पंचायत वाला, जो रूरल एरिया में असली खेला जो होता है ना भाई, वो होता है भारत देश में। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये जो ड्यूअल सिस्टम है, बराबर है, वो होता है इंडिया में सिटीज में। पर ये जो है ना भाई तीसरी सिस्टम ग्राम पंचायत वाली, पंचायत सीरीज तो आपने देखी होंगी, बराबर है, वहाँ पे होता है भाई असली इंडिया, असली भारत। तो वहाँ पे होती है 100% वोटिंग, क्योंकि वहाँ के लोग होते बहुत एक्टिव। तो ये सारी फीचर्स है भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। ये है भाई अपनी सुंदरता। उसमें लूपहोल्स भी कई है। तो उसमें लूपहोल्स क्या है, उसकी क्या आगे की क्या सब सारी चीज़ें वो अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आप सब्सक्राइब करो मेरे साथ, ऐसे ही ना आप जुड़े रहो और जुड़ो, अपने दोस्तों को शेयर करो, बराबर है। तो शारंग सर सब मुफ्त में यूट्यूब पे सिखा रहे भाई, नो पैसा, नो मेंबरशिप, नथिंग। तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, ऐसे मोटिवेट करते रहो। थैंक यू।